गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मधुर त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 21। मैंने कहा था कि आर्टिकल 21 इज़ अ ब्रॉड आर्टिकल इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 में अब हम देखेंगे कि कस्टोडियल वॉयलेंस के खिलाफ कैसे आर्टिकल 21 हमको राइट देता है और हम उसमें कैसे बच सकते हैं। क्या आर्टिकल 21 उस समय हमको कौन सी राइट्स देता है। कस्टोडियल वॉयलेंस मतलब होता है कि पुलिस कस्टडी में या जुडिशियरी की कस्टडी में जब कोई व्यक्ति होता है, जब पुलिस की कस्टडी में या जुडिशरी की कस्टडी में कोई होगा, तो जो जुडिशरी की कस्टडी में होगा या फिर पुलिस की कस्टडी में होगा, उसने निश्चित कुछ ना कुछ क्राइम तो किया ही होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी है कि उसने क्राइम किया है तो वो एक्यूज्ड है, और अगर कोर्ट की मदद से या कैसे भी सबूतों की वजह से, एविडेंसेस की वजह से ये सिद्ध हो गया है कि कोई क्रिमिनल है टोटली, तो उसको कन्विक्ट कहते हैं, अपराधी। तो कहीं एक्यूज्ड पर्सन जो है, मतलब केवल संशय जिसके ऊपर है, प्रोबेबिलिटी है कि इसने कोई क्राइम किया है, वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ना फंस जाए, इसीलिए कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने डी के बसु केस में जारी करी, जिसको पुलिस को मतलब मानना ही पड़ेगा। तो ये 10 गाइडलाइंस हैं पुलिस, जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने कहा कि पुलिस को ये सारी गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कस्टोडियन वायलेंस मतलब ही होता है यहाँ कि कुछ विद्रोह आपके खिलाफ हो रहा हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि सही नहीं है, एंटी ह्यूमन है एक्टिविटीज़, मतलब कुछ जैसे मारा हाँ पिटा, ये सारी चीज़ें जो पुलिस करती है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कस्टडी में, जब वो पुलिस कस्टडी में कोई भी एक्यूज्ड हो, जब तक क्रिमिनल सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर क्रिमिनल कन्विक्ट सिद्ध भी हो गया तो भी जो उसको पनिशमेंट मिली है उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा हो सकती है। तो कस्टडी वायलेंस मतलब केवल इतना है कि मीन्स कन्विक्ट और एक्यूज्ड विल कम इन इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस और डेथ इन द कस्टडी। ये बहुत सारे केसेस ऐसे आए कुछ कोर्ट में जिसमें पुलिस ने एक्यूज्ड कोई पर्सन था, केवल प्रोबेबिलिटी थी कि इसने कुछ किया है, तो उसको इतना मारा और वो व्यक्ति गया मर। जब ऐसे कई केसेस जब अराइज हुए तो क्या हुआ, तो कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए फिर कुछ गाइडलाइंस जारी करी, कहा कि पुलिस को उसकी उल्टा सिक्योरिटी करनी चाहिए जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है, क्योंकि सबके पास राइट टू लाइफ है। उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कोर्ट को अधिकार है जजमेंट देने का, पुलिस को कोई अधिकार नहीं। केवल वो अरेस्ट करेगी और एफआईआर लिखेगी, बाकी जो आगे की प्रक्रिया है वो अलग है। इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई हैं हमारे इंडिया। तो ये इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो प्रिवेंशन डिटेंशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि मतलब किसी, जैसे कोई एक्यूज्ड पर्सन है, कि वो एक्यूज्ड पर्सन अगर कोई व्यक्ति है तो क्रिमिनल जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके पास कुछ राइट्स होते हैं, तो वो राइट्स होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ उसको ब्रीफली समझा करके कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं पुलिस के लिए, जो कि उनको मानना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस ज़रूरी हैं, तो इसमें कन्विक्ट हो या चाहे एक्यूज्ड हो, अगर इम्पैक्ट में आता है हम वॉयलेंस के पुलिस कस्टडी में या जुडिशरी की कस्टडी में, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो हमारी अगेंस्ट है किसके, आर्टिकल 21। पहले हम इसको गाइडलाइंस को समझने से पहले कुछ ऐसे राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अंडर आर्टिकल 21 हमको और दिए गए हैं, लेकिन जिन राइट्स को लेकर के हर व्यक्ति सोचता है कि ये राइट्स हमको नहीं मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला राइट होगा अगेंस्ट हैंड कफिंग। हैंड कफिंग मतलब होता है हथकड़ी पहनाना, मतलब कि जैसे हर जगह देखने को यही मिलता है पिक्चरों वगैरह में, फिल्मों में, कि कोई भी व्यक्ति पुलिस का आता है और अरेस्ट कर लेता है, सीधे बिठा करके उसको हथकड़ी पहना करके लिए जाता है, भले उसने कोई क्राइम किया हो चाहे ना किया हो, चाहे वो केवल एक्यूज्ड हो, चाहे पहली एफआईआर हो, चाहे कुछ भी हो, सीधे उसको हथकड़ी पहनाए लिए चले गए। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होता है। एक्चुअली में ये अगर हो तो इट इज़ अगेंस्ट अवर राइट विच इज़ आर्टिकल 21 एंड अगेंस्ट टू आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इन दोनों के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि केवल जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, जहाँ पे पता है कि कोई बहुत ही क्रिमिनल खतरनाक है, उस सिचुएशन में हैंड कफिंग की जाती है। हर केस में ये नहीं कि टोटली कोई एफआईआर छोटी सी गई उसमें हाँ हैंड कफिंग करो, हाँ सीधा हथकड़ी लगा दो उसको, ये नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना क्या है, सम्मान है। इसीलिए अगेंस्ट हैंड कफिंग हमारे पास राइट है अंडर आर्टिकल 21। फिर दूसरा राइट कौन सा है हमारे पास,
हमारे पास नहीं, जो अक्यूज्ड जो क्रिमिनल सिद्ध हो गया उसके लिए कौन सा राइट है ये वाला, तो ये है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट। इसका मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है कि राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट मतलब होता है कॉन्फिनमेंट मतलब होता है कि सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट मतलब होता है कि जैसे एकांत, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत, तो और कॉन्फिनमेंट मतलब होता है कि जेल, इम्प्रिजनमेंट। तो कहीं भी पहले होता ये था कि काला पानी ये सारी सजाएं डिसाइड थी कि किसी व्यक्ति को, जो ब्रिटिश काल था, हाँ, जब जब या इसको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा भी कहते हैं, तब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ब्रिटिश एरा में, जो बहुत बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न करते थे, या कह सकते हैं इंडिया के प्रति जिनको बहुत प्रेम था भारतवासी, ऐसे जो लोग थे, तो उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एकांत में रखती थी, सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट देती थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो इस टाइप की जो सजाएं हैं ये अब अवेलेबल नहीं है। क्यों? ताकि ये अगेंस्ट है हमारे राइट टू लाइफ के, इट इज़ अगेंस्ट टू आर्टिकल 21। इसीलिए इस टाइप की जो राइट्स हैं ये भी एक्यूज्ड को, जो क्रिमिनल होता है, उसको दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डी के बसु केस। इसमें गाइडलाइंस कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी, तो हम इनको देखते हैं। पहली गाइडलाइन ये है, इनको याद करने के लिए, अगर ये 10 गाइडलाइंस को याद करना है, लर्न करना है, तो हम वहाँ पे मैं बताऊंगा भी तरीका। तो पहला क्या गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने? तो पहली गाइडलाइन दी कि पुलिस शुड हैव नेम टैग वाइल अरेस्टिंग समवन। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है, तो उसके पास प्रॉपर उसकी शर्ट पे नेम टैग होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी किसी ने पूरे कपड़े नहीं पहने, यहाँ अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, ये सब नहीं। टोटल उसकी ड्रेस होनी चाहिए और प्लस नेम टैग जरूरी है। क्यों? ताकि अगर वो एक्यूज्ड अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता है तो उसके पास भी तो कुछ प्रूफ हो, कुछ रिकॉर्ड हो। तो इसीलिए प्रॉपर नेम टैग हो जो अरेस्ट करे एक्यूज्ड को, उसके पास। और क्या हो? मेमो एंट्री ऑफ अरेस्ट इन पुलिस डायरी। मतलब कि एक पुलिस डायरी होती है, तो जिसमें सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, तो जो पूरे दिन के रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको लिखा जाता है। तो वो जो मेमो डायरी है जिसमें जिसको अरेस्ट किया है तो उसके बारे में चीज़ें लिखे पुलिस डायरी में। ये दूसरा गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर क्या कहा कि राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति केवल एक्यूज्ड है, उसने किया कुछ नहीं, अगर वो अरेस्ट हो गया है तो इस टाइप की सिचुएशन में तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। या नहीं भी है, मान लिया क्रिमिनल भी है, तो भी उसको इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वो रिलेटिव और फ्रेंड को अपने बता सके। इसीलिए ये अधिकार है, इसीलिए ये तीसरा अधिकार है हमारे पास। फिर प्लेस ऑफ अरेस्ट इज मेंशन्ड इन द FIR। जहाँ से अरेस्ट किया है वहाँ से उस प्लेस को मेंशन्ड करना जरूरी है FIR में। फिर राइट ऑफ एक्यूज्ड टू रिमेन साइलेंट। ये सबसे मेन राइट है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि एक क्रिमिनल है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो साइलेंट रहे। राइट टू रिमेन साइलेंट मतलब अगर उसको नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे भारत में ये चीज़ें एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं हो पाती। क्यों? ये वाला जो अधिकार है यह पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता। क्यों? यहाँ पे जबकि जो अपनी गवाही देना है वो अलाउड नहीं है भारत में, कि पुलिस बहुत उसके ऊपर हाँ टॉर्चर कर रही है कि बताओ हमने गुनाह किया है या नहीं किया है, तो ये अलाउड नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो पुलिस है उसके टॉर्चर के जरिए भी कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमने हाँ ये अपराध किया है। इसीलिए इस तरह की चीज़ें अब इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो राइट टू एक्यूज टू रिमेन साइलेंट, जो अपराधी उसको पूरा अधिकार है, या जो अपराधी सिद्ध नहीं हुआ उसको पूरा अधिकार है शांत रहने का, साइलेंट रहने का, कुछ भी ना बताने का। फिर इमीडिएट मेडिकल एग्जाम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इन एवरी 48 आवर्स। इसका मतलब हुआ अगर कोई भी व्यक्ति आता है मेडिकल चेकअप्स में पुलिस स्टेशन में, तो कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन में आएगा तो क्या होगा? उसका इमीडिएट 48 घंटों में मेडिकल चेकअप्स होना चाहिए। हाँ, तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि पुलिस ने अगर मारा तो हो सकता है कि हाँ वो जाए, जो व्यक्ति जिसको मारा गया है, तो वो केस कर दे फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या
जो व्यक्ति है हाँ उसके क्या पता वो कन्विक्ट हो ही ना, हाँ उसने अपराध वो किया ही ना हो, केवल एक्यूज्ड था, उसको पकड़ लिया गया और उसको बहुत मारा गया। इसीलिए मेडिकल एग्जाम्स करवाओ ताकि सबूत रहे कि हमने जो पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया है उसको, केवल जेल में बंद किया। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति है, कोई एक्यूज्ड पर्सन, तो उसके एक एक बाल अगर उखाड़े जा रहे हैं हाँ तो पता चलेगा हाँ कि कोई भी मेडिकल चेकअप में ये नहीं आ सकता, तो उसको टॉर्चर भी दे रहे हैं और वो मेडिकल चेकअप्स में भी नहीं आ रहा है। इसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए ये भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ है हो। फिर ऑल द अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स सेंड टू मजिस्ट्रेट। फिर जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू एफआईआर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट को सेंड किए जाए। फिर क्या है? अलाउड टू मीट द लॉयर्स। लॉयर जो हो, वकील हो, उससे मिलने, ये सारे जो पॉइंट्स हैं पूरे नहीं हो पाते उसके पहले बेल हो जाती है इंडिया में। फिर अलाउड टू मीट द लॉयर। अगर कोई क्रिमिनल्स लग रहा है कि पक्का वाला है तो फिर उसको लॉयर से भी मिलने की छूट देनी चाहिए, मतलब लॉयर भी हायर कर सके। फिर अरेस्ट इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड विद हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर्स होते हैं अलग अलग, तो उसमें अरेस्ट की इंफॉर्मेशन भी जो है पहुंचाई जाए वहाँ तक कि जो सेंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं यहाँ पुलिस के, तो उन हेडक्वार्टर्स में भी कि हमने इसको अरेस्ट किया है, इस क्राइम के लिए किया है, तो प्रॉपर डाटा जो है हेडक्वार्टर्स में भेजा जाए। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे ज़रूरी पॉइंट कहा कि पुलिस शुड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। मतलब खुद पुलिस ही मारती है जो, वहीं पुलिस सिक्योरिटी करे एक्यूज्ड पर्सन की, वहीं पुलिस सिक्योरिटी करे एक्यूज्ड पर्सन की। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि एक्यूज्ड पर्सन मारा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस को ही उसकी सिक्योरिटी करनी है। तो ये सारे 10 गाइडलाइंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं डीके बसु केस में। तो इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली जो पुलिस है पूरी लगभग फॉलो करती है। तो इन गाइडलाइंस के थ्रू ये जो सारी गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं वो कन्विक्ट पे ही मोस्टली होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक्यूज्ड होगा पर्सन, जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, और अगर वो केवल प्रोबेबिलिटी है वो गिरफ्तार हो गया है, तो क्या होगा? उससे पहले उसको बेल मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर वो कन्विक्ट नहीं है तो फिर ये सारे पॉइंट्स पूरे हो भी नहीं पाती प्रक्रिया, और उससे पहले उसको बेल मिल जाती है। इसीलिए जो एक्यूज्ड है हमारे भारत में, तो उस एक्यूज जो क्रिमिनल अभी सिद्ध नहीं हुआ, केवल प्रोबेबिलिटी है, तो वो व्यक्ति के पास बहुत सारे प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज हैं अंडर आर्टिकल 21। लेकिन ये कुछ और लॉज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 में दिया, कि जिनके थ्रू कोई भी जो कन्विक्ट है या एक्यूज्ड है वो बच सकता है कुछ समय तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।